आज अपन पढ़ेंगे एस्परजिलस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एस्परजिलस का थैलस, माइसीलियम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो ये इस चित्र में दिखा रखा है अलैंगिक जनन की अवस्था भी, जो कि एक हेड, सिर के रूप में दिख रहा है। ये हेड है या इसके ऊपर कोनिडिया की चेन बनी हुई है। तो ये साधारण रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जनन होता है एस्परजिलस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात ही नहीं था पहले और बहुत ही रेयर होता है। इसमें लगभग जैसे 200 जातियां एस्परजिलस की ज्ञात हैं, उनमें से 60-70 जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होता था उसको अलग ही जीनस समझ लिया जाता था। तो जैसे ये जो क्लिस्टोथीसियम इसमें दिख रहा है, ये फ्रूटिंग बॉडी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनी है। तो इस क्लिस्टोथीसियम वाली फंगस को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, यूरोशियम समझा जाता था, और यूरोशियम नाम से ये एस्कोमाइसिटीज़ में थी। जबकि एस्परजिलस जो है, जो एसेक्सुअल स्टेज है, उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रखा गया था। यानी सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सिर्फ वही फंगस आती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सिर्फ इम्परफेक्ट स्टेज पाई जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इम्परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को परफेक्ट स्टेज कहते हैं। तो एस्परजिलस की जो कोनिडियम वाली स्टेज है वो तो इम्परफेक्ट स्टेज है, और क्लिस्टोथीसियम वाली जो स्टेज है वो परफेक्ट स्टेज है। लेकिन अब इसमें कनेक्शन स्थापित हो गया है कि जो यूरोशियम जिसको कहते थे वो वास्तव में एस्परजिलस ही है। तो इस तरह से अब ये दोनों जीनस एस्परजिलस और यूरोशियम को एक ही जीनस एस्परजिलस में मिला दिया है। तो एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज है यूरोशियम। तो और भी बहुत सारी जातियां हैं जो यूरोशियम के अलावा अलग अलग जेनेरा के अंतर्गत डिस्क्राइब उनका किया गया था, वर्णन किया गया था उनका। तो वो सब हम एस्परजिलस की ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये आर्ची कार्प बन रही है। ये कुंडलित माइसीलियम है, एक हाइफा है, कुंडलित हो जाता है, और ये आर्ची कार्प है, और यही बाद में जाके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, क्लिस्टोथीसियम बनाता है। तो इस तरह से ये आर्ची कार्प है, इसके पास ही पुंधानी भी विकसित होती है, यानी एंथेरिडियम। तो वैसे एस्परजिलस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एंथेरिडियम तथा एस्कोगोनियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जहां जैसे मेल एंथेरिडियम जो बनता है वो नॉन फंक्शनल होता है, या कई जगह एंथेरिडियम बनता ही नहीं है, सिर्फ एस्कोगोनियम बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एस्परजिलस की विभिन्न जातियों में जो लैंगिकता का ह्रास पाया जाता है, सेक्सुअल डीजनरेशन पाया जाता है। तो जिन जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता उनमें ये भी माना जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान उनमें ये ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस के अंदर बहुत सारी जातियों में नहीं पाया जाता है और बहुत सारी जातियों में पाया जाता है, और कुछ जाति में एंथेरिडियम एस्कोगोनियम बनते हैं, कहीं फंक्शनल होता है, कहीं नहीं होता है फंक्शनल। इस तरह से विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है अलग अलग स्पीशीज़ में। और एस्परजिलस का जो माइसीलियम है, थैलस है, वो होमोथैलिक होती है अधिकतर जातियाँ। कुछ बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं जो कि विषम थैलिक होते हैं, विषम जालिक होते हैं। होमोथैलिक में सारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, और
होमोथैलिक जाति में एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम एक ही थैलस पर बन जाती है और उसमें दो थैलस की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हेटेरोथैलिक जातियों में दो विभिन्न प्रकार के थैलस की ज़रूरत होती है। एक पर एंथ्रीडियम बनता है, एक पर एस्कोगोनियम बनता है, या एंथ्रीडियम नहीं भी बने तो भी जो सोमेटोगेमी भी होती है तो वो भी दो डिफरेंट तरह के माइसीलियम की ज़रूरत होती है उनमें फ्यूज़न के लिए। लेकिन एस्परजिलस में अधिकांश जातियां हैं जो होमोथैलिक ही होती हैं, यानी एक ही थैलस पर एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों का विकास हो जाता है। तो एस्कोगोनियम सभी जातियों में बनती है और यूरोशियम के अंदर जो जातियां आती हैं, यूरोशियम जो परफेक्ट स्टेज है एस्परजिलस की, उसमें एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं इसमें। तो जो कोई भी जो वेजिटेटिव माइसीलियम है, वेजिटेटिव माइसीलियम की कोई भी शाखा कुंडलित हो जाती है, लूजली कुंडलित हो जाती है, ढीली सी कुंडलन बनता है, वो आर्चीकार्प कहलाती है। आर्चीकार्प जो है वो 3 भागों में बटी होती है। एक तो उसका टर्मिनल सिरा होता है, जो सबसे ऊपर का शीर्ष, उसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। बीच वाला हिस्सा होता है एस्कोगोनियम होता है और सबसे नीचे वाला हिस्सा स्टॉक होता है, व्रंत होता है। तो इस तरह से ये जो कुंडलित शाखा है जो एक वेजिटेटिव कवक जाल से ही बनी है, वो कुंडलित शाखा 3 भागों की बनी है। सबसे नीचे का स्टॉक, बीच वाला एस्कोगोनियम और सबसे ऊपर वाला ट्राइकोगाइन। तो ये जो तीनों ही हिस्से हैं ये सारे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी 20 न्यूक्लियाई तक तो ट्राइकोगाइन में होती हैं, जो सबसे ऊपर का टिप वाला हिस्सा है। और ऐसे ही एस्कोगोनियम में भी और स्टॉक में भी सभी मल्टी न्यूक्लिएट हिस्से होते हैं। ट्राइकोगाइन जो है वो रिसेप्टिव स्पॉट होता है, यानी जो एंथ्रीडियम से जो न्यूक्लियस को रिसीव करेगा वो हिस्सा होता है ट्राइकोगाइन, जो आर्चीकार्प का टॉप हिस्सा है। तो पहले एस्कोगोनियम बन जाती है, ये कुंडलित संरचना बन जाती है, आर्चीकार्प बनती है, उसके अंदर बीच वाला जो हिस्सा है वो एस्कोगोनियम है। उसके बाद उसके साथ ही उसके पास ही एंथ्रीडियम का विकास होता है। तो एंथ्रीडियम का विकास एक जिस शाखा से होता है वो सेम शाखा पर ही हो सकता है या उसके पास वाली शाखा पर हो सकता है। तो उस शाखा को कहते हैं पॉलिनोडियम। पॉलिनोडियम के 2 हिस्से होते हैं, नीचे का स्टॉक कहलाता है व्रंत और ऊपर का पुंधानी। तो ये भी बहुकेंद्र की होती हैं कोशिकाएं, पुंधानी की कोशिका भी और व्रंत की कोशिका भी। अब ये जो एंथ्रीडियम है वो उसकी शाखा बढ़ती जाती है एस्कोगोनियम की तरफ, और एस्कोगोनियम का जो ऊपर का हिस्सा है ट्राइकोगाइन वहाँ तक बढ़ जाती है और उसके ऊपर ढक जाती है, ये ट्राइकोगाइन को ढक लेती है। और जहाँ एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम की जो भित्तियाँ मिलती हैं, एस्कोगोनियम के ऊपर वाला जो ट्राइकोगाइन हिस्सा है, ट्राइकोगाइन की और एंथ्रीडियम की भित्तियाँ मिलती हैं, वहाँ वो आपस में फिर घुल जाती हैं और एंथ्रीडियम के जो न्यूक्लियस हैं वो सारे ट्राइकोगाइन में प्रवेश कर जाते हैं। ट्राइकोगाइन से जो न्यूक्लियस हैं वो एस्कोगोनियम में चले जाते हैं। अब एस्कोगोनियम में जाने के बाद सारे जो न्यूक्लियाई हैं, एंथ्रीडियम के न्यूक्लियाई और एस्कोगोनियम के न्यूक्लियाई, इनकी आपस में पेयरिंग हो जाती है। तो ये केंद्रक युग्म बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, दोनों तरह के मेल और फीमेल, नर और मादा केंद्रक जोड़े बना लेते हैं। तो ये इस तरह से ये एस्कोमाइसिटीज़ में एक विशेष घटना होती है पेयरिंग की, केंद्रक युग्म बनते हैं। जैसे यहाँ पर एंथ्रीडियम और ट्राइकोगाइन के बीच में फ्यूज़न हुआ और एंथ्रीडियम से केंद्रक ट्राइकोगाइन में गए, तो जाने के बाद तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, फ्यूज़न नहीं होता। अधिकांश वैसे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई पास पास आते हैं और उसके बाद न्यूक्लियाई में फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ एस्कोमाइसिटीज़ में और स्पेशली इसके अंदर एस्परजिलस में, क्योंकि अधिकांश एस्कोमाइसिटीज़ में ऐसा ही होता है, फ्यूज़न नहीं होता है, पेयरिंग होती है पहले। तो इस तरह से डाईकैरियोटिक अवस्था होती है। डिप्लॉयड और डाईकैरियोटिक में फ़र्क है। डिप्लॉयड में तो दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, तब डिप्लॉयड अवस्था बनती है, लेकिन यहाँ डाईकैरियोटिक है। डाई मीन्स दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस साथ साथ बनते हैं। तो एस्कोगोनियम में इस तरह से केंद्रक के युग्म बन जाते हैं। अब इस एस्कोगोनियम में से बहुत सारे तंतु निकलने लग जाते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें, ये ABC, इसके बाद ये है C के बाद वाला जो चित्र है जिसमें ऊपर पेरिडियम दिखा रखा है। तो यहाँ आप ये देखो कि इसमें जो एस्कोगोनियम है इससे तंतु निकलने लग जाते हैं, साइड में ब्रांचेस निकल जाती हैं, इनको एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं। तो ये जो एस्कोजीनस हाइफा हैं जो एस्कोगोनियम से निकले हैं प्लाज्मोगेमी के बाद, तो यहाँ पर इनके अंदर भी पेयरिंग होती है। हर सेल के अंदर पेयर में केंद्रक होते हैं। तो ये जो फिलामेंट है उसकी जो सबसे ऊपर की कोशिका है वो उसमें फिर एस्कस मदर सेल की तरह काम करती है, यानी जो न्यूक्लियस का फ्यूज़न है वो वहाँ पर होगा। तो न्यूक्लियस का फ्यूज़न जहाँ जिस सेल में होता है उसको एस्कस मदर सेल कहते हैं। तो ये एस्कोजीनस हाइफा हैं। एस्कोजीनस हाइफा की जो ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, शाखाएं होती हैं। हर शाखा की जो सबसे ऊपर वाली सेल है वो एस्कस मदर सेल की तरह काम करती है और उसमें जो केंद्रक युग्म था उसमें फ्यूज़न हो जाता है, और केंद्रक युग्म में फ्यूज़न के बाद ये बन गया डाईकैरियन, यानी ये फ्यूज़न हो गया और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस का विभाजन होता है वो तुरंत ही हो जाता है और इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट में दो न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस सेकंड में फिर 4 न्यूक्लियस बन गए और उसके बाद एक माइटोसिस होता है, 8 न्यूक्लियस बन गए। तो हर एक जो एस्कोजीनस हाइफा की जो सबसे ऊपर वाली सेल है एस्कस मदर सेल, उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये 8 न्यूक्लियस, इनके चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है और फिर सेल वॉल बन जाती है। तो इस तरह से हर एक जो टिप है एस्कोजीनस हाइफा की, यानी एस्कस मदर सेल है, वो एस्कस में बदल जाती है। तो ये जो 8 एस्कोस्पोर वाली जो सेल है उसको एस्कस कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एस्कस बन जाती हैं एक एस्कोगोनियम से। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही एस्कोगोनियम में एस्कोजीनस फिलामेंट वगैरह बनते हैं और पेयरिंग होती है, ये सब चल रहा होता है, तभी ये आर्चिकार्प है, इसके आसपास के जो वेजिटेटिव फिलामेंट हैं वो सब वृद्धि करके इसको आर्चिकार्प को घेर लेते हैं और चारों तरफ एक कवर बनाते हैं जिसको पेरिडियम कहते हैं। और इस तरह से ये जो एक बंद संरचना बन जाती है जिसमें कोई ओस्टियोल नहीं होता है, इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी को क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज़ में विभिन्न प्रकार की एस्कोकार्प बनते हैं। तो यहाँ एस्परजिलस में जो एस्कोकार्प है यानी फलनकाय है उसको क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। क्लिस्टोथीसियम प्रकार का एस्कोकार्प बनता है। क्लिस्टोथीसियम यानी जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होती और चारों तरफ से बंद रहता है। तो ये पीले रंग के और गोल और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये क्लिस्टोथीसियम। तो इस क्लिस्टोथीसियम के अंदर बहुत सारी एसआई होती हैं और हर एक एसआई के अंदर 8-8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो ये क्लिस्टोथीसियम की जो दीवार है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी जो अंदर की कोशिकाएं फिर गलने लग जाती हैं और लिक्विड के रूप में बन जाती हैं और एस्कोजीनस जो
आर्चीकार्प की जो दूसरी जो सेल हैं, जैसे स्टॉक है, ट्राइकोगाइन है, वो सब भी मुरझा जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं और ये बढ़ते हुए जो एस्को बीजाणु हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। तो इस तरह से क्लिस्टोथीसियम के अंदर लिक्विड सा होता है, उसके अंदर ये एसआई तैरने लग जाती हैं और फिर ये एसआई भी टूट जाती हैं बढ़ते हुए एस्कोस्पोर के दबाव के कारण, और एस्कोस्पोर्स क्लिस्टोथीसियम के अंदर बिखरे पड़े रहते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया है, ये एस्कोस्पोर फ्री हो गई। ये जो जी चित्र है, एफ में आपको दिख रही है एस्कस, जिसमें हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर हैं। एस्कस सिंगल को कहते हैं और प्लूरल एसआई होता है। तो ये एसआई हैं। और इसके नेक्स्ट जो चित्र बताया है जी, इसमें आप देखो, इसमें एसआई नहीं है, एसआई में से भी फ्री हो गए हैं एस्कोस्पोर्स, लेकिन अभी तक ये क्लिस्टोथीसियम के अंदर हैं। क्लिस्टोथीसियम के बाहर वाली जो दीवार है इसको पेरिडियम कहते हैं। तो अभी पेरिडियम नहीं टूटी है, बाकी अंदर की सारी सेल टूट गई हैं जो कि एस्कोस्पोर को पोषण दे रही हैं। तो एस्कोस्पोर जो होता है ये इसमें एक विशेष आकृति का होता है, चरखी के पहिए जैसा होता है। तो ऊपर से देखें तो इसको सरफेस व्यू में तो लेंस का जैसा होता है ये, और साइड से हम देखें तो जैसे दो लेंस के बीच में एक घिर्री है, तो पुली व्हील की तरह से होता है। और बाहर की ऊपर की सरफेस जो होती है इसकी, वो भी थोड़ी थोड़ी कांटेनुमा होती है। तो इस तरह की जो विशेष संरचना के ये एस्कोस्पोर होते हैं एस्परजिलस के अंदर। तो ये एस्कस दिखाइए जिसमें 8 एस्कोस्पोर हैं पुली व्हील के प्रकार के। तो इस प्रकार से एस्कोस्पोर बनते हैं और ये एस्कोस्पोर का जो विमोचन है वो इसके पेरिडियम के गलने के बाद होता है। तो कोई इसमें स्पेशल मैकेनिज़्म नहीं होता निकलने का, एस्कस के फटने का भी और एस्कोस्पोर के निकलने का। तो सड़ गल जाता है जब ये क्लिस्टोथीसियम, तभी नए ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और ये एस्कोस्पोर अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार एस्परजिलस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या परफेक्ट स्टेज है वो क्लिस्टोथीसियम के रूप में पाई जाती है, या जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथीसियम कहलाती है, जो कि पूरी तरह से बंद होती है और उसमें कोई ओस्टियोल नहीं होता। इस क्लिस्टोथीसियम के अंदर बहुत सारी एसआई होती हैं और हर एक एसआई के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोगोनियम तथा एंथेरिडियम के बनने से होता है, जो कि नर और मादा रिप्रोडक्टिव अंग हैं, जनन अंग हैं। तो और यहाँ पर डाइकैरियोटिक अवस्था भी पाई जाती है, यानी पहले तो हेप्लॉइड जो माइसीलियम है, ये जो कवक जाल है इसका शुरू में जो अलैंगिक जनन करता है कोनिडिया के द्वारा, ये हेप्लॉइड माइसीलियम होता है। अब हेप्लॉइड माइसीलियम में फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब एस्कोगोनियम की ट्राइकोगाइन और एंथेरिडिया के फ्यूज़न के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, जहाँ की दो न्यूक्लियस पेयर में होते हैं, डिप्लॉइड नहीं बनता है पहले यहाँ पे। तो हेप्लॉइड फेज़ है, उसके बाद डाइकैरियोटिक फेज़ है, और डाइकैरियोटिक फेज़ के बाद फिर फ्यूज़न होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के तुरंत बाद ही मियोसिस हो जाता है और एस्कोस्पोर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरह की न्यूक्लियस अवस्था हो गई एस्परजिलस में, हेप्लॉइड अवस्था, डाइकैरियोटिक अवस्था तथा डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड अवस्था सबसे कम समय की होती है,